सो स्टूडेंट्स, लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने ये देखा था कि 3.5 बिलियन ईयर्स के पहले इवोल्यूशन किस तरीके से चालू हुआ था। ठीक है, अभी हम देखने वाले हैं थियरी ऑफ इवोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, फर्स्ट लिविंग मटेरियल दैट इज प्रोटोप्लाज्म हैज़ बीन फॉर्म इन ओशियन। प्रोटोप्लाज्म ही क्या होता है? साइटोप्लाज्म। दिस थियरी क्या सजेस्ट करती है कि जो सबसे पहला लिविंग मटेरियल बना होगा दैट इज़ नथिंग बट प्रोटोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म, और ये सबसे पहले बना होगा ओशियन में। ओशियन यानी महासागर। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वॉज फॉर्म। ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये कुछ समय के बाद में एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया। ग्रेजुअली चेंजेस ऑकर्ड इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स वेयर फाउंड। क्या बोल रहे थे कि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना होगा सबसे पहले, उसमें ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप चेंजेस होते गए और फिर उसी से एक कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिज्म था यानी कि सिंगल सेल से लेकर के वो चेंज होते होते बहुत सारे सेल्स में कन्वर्ट होते गया, उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस तरीके से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ होगा। ऑल मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स वेयर फॉर्म। ऑल दोज चेंजेस वेयर स्लो एंड ग्रेजुअल, यानी कि ये जो चेंजेस हुए ये सडनली नहीं हुए, 1 साल में 2 साल में नहीं हुए। इसके बनने के लिए इस तरीके से यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर बनने के लिए बहुत साल लगे हैं, बहुत सालों साल लगे होंगे। ठीक है, सो दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज़ वेरी मच स्लो एंड ग्रेजुअल। ग्रेजुअल यानी कि स्टेप बाय स्टेप होते गए चेंजेस। ड्यूरेशन ऑफ ऑल दिस चेंजेस इज एट मस्ट 300 करोड़ ईयर्स, यानी कि 300 साल, यानी कि 300 करोड़ पहले से ये ड्यूरेशन है जो जिसके वजह से ये सब चल रहा है। ये जो प्रोसेस चल रही थी चेंजेस की, ये 300 करोड़ साल पहले से चल रही थी। Changes and development in living organism had been all round and multi-dimensional and this lead to evolution of different types of organisms। यानी कि जो भी evolution हो रहा था ये ऐसा नहीं है कि कोई एक ही स्टेप पे हो रहा था। अगर एक organism पे कोई भी changes होते हैं तो वो मल्टी डायमेंशनल होते हैं, यानी कि हर एक चीज़ में उसके फ़र्क आता है। अगर एक हाथ बढ़ेगा तो हाथ ही बढ़ते जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो चेंजेस हो रहे हैं तो उसकी पूरी बॉडी में एक साथ चेंजेस हो जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, और इसी वजह से क्या हुआ, ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट टाइप्स के बनते गए। हेंस दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन विच इज़ अ ऑर्गेनाइजेशनल यानी कि हर एक सिस्टम एक साथ मिलके काम करती है, उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि एक हाथ बढ़ रहा है तो एक ही हाथ बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा कि स्केलेटल भी बढ़ रहा है, उसका अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी चेंज हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी चेंज हो रहा है। इस तरीके से डिफरेंट चेंजेस एक साथ हो रहे हैं, इसलिए इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल। नाउ वी सी द डेफिनेशन। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट यानी कि प्रोग्रेसिव मतलब हमेशा जिसका कोई ना कोई अच्छा ही इफेक्ट होता है, प्रोग्रेस होता है। ऐसी डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स फ्रॉम एंसेस्टर यानी कि हमारे पूर्वज, हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज इवोल्यूशन। पर किसमें? स्ट्रक्चर भी। अब ये तो हमने देख लिया है कि इवोल्यूशन होते जा रहा है, तो हम कौन से ऐसे एविडेंसेस हैं, कौन से ऐसे पुरावे हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें देखने हैं एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, कौन कौन से एविडेंसेस हमें मिले हैं। कलेक्टिव थिंकिंग अपॉन ऑल अबव मेंशन थियरीज इम्प्लाइज दैट इवोल्यूशन इज एवरलास्टिंग प्रोसेस ऑफ चेंजेस। ऐसा नहीं है कि आज हम बंदर से इंसान बन गए हैं तो आज भी हमारी ये जो इवोल्यूशन की ये है प्रोसेस है ये रुक गए हैं। ये कंटिन्यू चलती रहने वाली प्रोसेस होती है, एवरलास्टिंग है। हाउएवर इट नीड्स प्रूफ टू प्रूव इट, लेकिन हमें क्या करना है, इसे प्रूव करने के लिए कुछ प्रूफ्स चाहिए। फॉलोइंग आर वेरियस प्रूफ्स अवेलेबल इन द सपोर्ट ऑफ थियरीज मेंशन अबव। फर्स्ट है मार्फोलॉजिकल एविडेंसेस। मार्फोलॉजी मतलब जो बाहर से दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं मार्फोलॉजी। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहे हैं, ऊपर के जो 3 पिक्चर्स है उसमें आपको दिख रहे हैं 3
एनिमल्स दिख रहे हैं। नीचे के जो 3 पिक्चर्स दिख रहे हैं, इसमें आपको 3 फल दिख रहे हैं, ठीक है। तो जब साइंटिस्ट लोगों ने इनके बारे में स्टडीज़ किया तो उन्हें पता चला कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को भी देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि उनके एंसेस्टर्स शायद से एक ही हो गए, और फिर वो चेंजेस होते होते डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में कन्वर्ट होते गए। वैसे ही नीचे जो दिया हुआ है प्लांट्स दिए हैं, उसके बारे में भी उन्होंने जो लिखा है उसका भी हम लोग स्टडी करने के बाद में हमें पता चला कि ये जो प्लांट्स हैं उनके भी एंसेस्टर क्या है, सेम है। और जैसे जैसे इवोल्यूशन होते गया वैसे वैसे क्या होते गए, ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ में कन्वर्ट होते गए। दैट इज़ कॉल्ड एज मार्फोलॉजिकल एविडेंसेस। बाहर से दिखने में हमें अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन उनकी स्टडी करने के बाद में जब हम उनके बाहर से, जैसे किसी के कान हैं, हाथ हैं, नाक है, ये सब चीज़ें जब उनके बारे में पता करी गई तो उससे हमें पता चलता है कि उनसे सारे सारे लोगों के क्या है, एंसेस्टर यानी कि पूर्वज एक ही रहे होंगे। ओके, नाउ सेकंड है एनाटॉमिकल एविडेंसेस। एनाटॉमी मार्फोलॉजी म्हणजे जिस तरीके से मैंने बताया कि बाहर से कैसे दिखते हैं, वैसे ही एनाटॉमी यानी कि अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि बोन, हमारे बोन्स का स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा स्केलेटल कैसा है। इसमें आपको 4 डिफरेंट फोटोग्राफ्स दिए गए हैं। देखो, ह्यूमन हैंड, कैट्स यानी कि बिल्ली का हाथ, पेंटेजियम ऑफ बैट का जो पंजा रहता है वो, और फ्लीफर ऑफ वेल का जो पंख रहता है वो। इनके बाहर से तो बहुत डिफरेंट है ना, हमने अगर कभी देखा है इन चारों को तो बाहर से दिखने में एकदम डिफरेंट है, कुछ भी सिमिलैरिटीज़ नहीं लगती हमें। लेकिन जब इनकी स्टडीज़ करी गई, इन बोन्स का स्ट्रक्चर स्टडी किया गया, इनके एनाटॉमी स्टडी करी गई, तब ऐसे पता चला कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से इनमें सिमिलैरिटीज़ मिलती है, ठीक है। जैसे कि उनका बोन का स्ट्रक्चर, उनके जॉइंट्स जो होते हैं, जॉइंट्स यानी कि जो 2 बोन्स एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे कहते हैं जॉइंट्स, ठीक है। तो ये सब जब स्टडी किया गया तो पता चला कि इनमें भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हम इन सब के एंसेस्टर जो है वो एक ही रहे होंगे, और फिर इवोल्यूशन की जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चल रही थी उसमें ये डिफरेंट स्पीसीज़ में कन्वर्ट होते गए। इसी से हमें पता चलता है कि ये एनाटॉमिकल एविडेंसेस भी होता है, कि जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि एंसेस्टर्स क्या रहे होंगे, एक ही रहे होंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। नाउ देखो, थर्ड हमारा प्रूफ है वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्ट का मतलब होता है जो कोई काम का नहीं है, ठीक है। वैसे ही ऑर्गन मतलब शरीर का कोई पार्ट, तो ऐसा ऑर्गन जो शरीर के कोई काम का नहीं है उसे कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। देखो, ये मैं थोड़ा डिटेल में ले रही हूँ क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। डिजेनरेटेड और अंडर डेवलप यूजलेस ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन। दिस इज द डेफिनेशन। जो डीजेनरेट हो चुका है मतलब शरीर में है लेकिन कोई काम का नहीं है, अंडर डेवलप है यानी कि प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है, यूजलेस है, कोई काम का नहीं है, ऐसा जो ऑर्गन होता है बॉडी में इसे कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यूज और ऑर्गन्स फॉर लिविंग इन चेंजिंग इन्वायरमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब क्या बोला गया है कि एकदम से सडनली ऐसे कोई चेंजेस नहीं होते जाएगा कि पहले हम बंदर थे और आज अचानक से हम इंसान बन गए। हमने क्या कहा, 300 साल लगे हैं हमें इवोल्यूशन का। अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो इवोल्यूशन होते होते हम आज जो इंसान बने हैं, ये सारी प्रोसेस के लिए शायद से 300 करोड़ साल लगे होंगे। सो दिस इज़ अ वेरी स्लो बट बहुत ही स्टेप बाय स्टेप होने वाली प्रोसीजर है। ऐसे सडनली कोई चेंजेस तो नहीं हुए हैं। इंस्टेड एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स अंडरगो ग्रेजुअल चेंजेस, यानी कि थोड़े धीरे धीरे चेंजेस होते गए, बहुत साल लगे हो कोई भी छोटा सा चेंज होने के लिए भी। मोस्टली अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन द बॉडी इज़ यूजफुल अंडर सर्टन सिचुएशन, यानी कि कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं हमारी बॉडी के कि पर्टिकुलर कोई सिचुएशन में ही वो काम आते हैं। हाउएवर सेम स्ट्रक्चर अंडर डिफरेंट सिचुएशन में बिकम यूजलेस और इवन हार्मफुल। पर वही ऑर्गन हो सकता है कि कोई दूसरे कंडीशन में यूज़फुल हो ही ना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। Such structures begin to degenerate under such situations as per the principle of natural selection। यानी कि क्या कहा गया है कि जो हमारे काम का ही नहीं है, ऐसा जो ऑर्गन है वो धीरे धीरे क्या होते जाता है, सिचुएशन के हिसाब से डीजनरेट होना चालू हो जाता है बॉडी से। इट टेक्स थाउजेंड्स टू डीजनरेट
सॉरी, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर अ स्ट्रक्चर टू डिसअपियर। अगर आपके शरीर में कोई स्ट्रक्चर है तो उसे डिसअपियर होने के लिए बहुत साल लगे होंगे, 1000 साल भी लग सकते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि हम बंदर से आए तो हमको पूँछ होगी, है ना, तो एकदम से पूँछ थोड़ी चली गई होंगी। हम इंसान भी बन गए तो भी वो पूँछ जाने के लिए हमको कई सारे सालों लगे होंगे। सच ऑर्गन्स दो नॉन फंक्शनल इन सर्टन ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गन्स जो कोई ऑर्गेनिज्म में अभी कोई फंक्शन करने लायक नहीं है। इट मे बी फंक्शनल इन अदर ऑर्गेनिज्म, पर हो सकता है कि वही ऑर्गन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में काम का हो। दैट इज़ इट इज़ नॉट वेस्टिजियल इन अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि हो सकता है हमारी बॉडी में वो ऑर्गन कोई काम का नहीं है, लेकिन वही ऑर्गन किसी और दूसरे एनिमल के बॉडी में क्या होगा, काम का होगा। तो वो हमारे लिए वेस्टिजियल ऑर्गन है, पर किसी और के लिए वो क्या है, बहुत काम का ऑर्गन है। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसके हम लोग अभी कुछ। अपेंडिक्स, सबको पता है अपेंडिक्स होता है हमारी बॉडी में, है ना, बहुत बार अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ ऐसा सुनता है हम लोग। ये जो अपेंडिक्स होता है ये हमारे इंटेस्टाइन का ही एक छोटा सा पार्ट होता है। इज़ यूजफुल और एंड फुल्ली फंक्शनल ऑर्गन इन रूमिनेंट्स। मतलब ये जो अपेंडिक्स होता है ये हमारे शरीर के लिए क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। हमारे शरीर में ना भी रहे तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट दिस इज़ अ वेरी यूजफुल ऑर्गन इन रूमिनेंट्स, यानी कि जो घास खाने वाले प्राणी होते हैं उनके लिए ये अपेंडिक्स बहुत ही काम का ऑर्गन है, उनके लिए ये ऑर्गन वेस्टिजियल नहीं है। सिमिलरली मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना, हमारे जो ईयर्स होते हैं उसके जो बाहर के साइड के मसल्स है वो भी क्या है, यूजलेस है हमारे लिए, बट आर वेरी यूजफुल इन मंकीज़ फॉर मूवमेंट ऑफ ईयर पिन्ना। मंकी को क्या करना पड़ता है, दूर से आवाज़ आती है उसे, उसके कान देखो कैसे हिलते हैं, तो ये वाले जो मसल्स है ये उसके काम के हैं। हमारे कान ऐसे हिलते हैं क्या, अपने आप आवाज़ से नहीं हिलते हैं, तो ये मसल्स हमारे कोई काम के नहीं है, मतलब हमारे लिए वेस्टिजियल है, पर ये उनके लिए बहुत काम के होते हैं। वेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन्स लाइक टेल बोन, आपको दिख रहा है डायग्राम में टेल बोन, ये टेल बोन जो है वो भी हमारे लिए वेस्टिजियल ऑर्गन है। विजडम टीथ, यानी कि अक्ल दाढ़ जिसे कहते हैं, जो 18 साल के बाद आती है सबको, तो ये नहीं भी आई ज़िंदगी भर तो क्या हमें अक्ल नहीं आती है, या फिर हम खाना नहीं खा सकते, ऐसा है क्या, नहीं होता है ऐसा कुछ। अगर ये नहीं भी आए या नहीं भी रहे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड बॉडी हेयर्स आर प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग, जो हमारे बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं ये भी हमारे लिए क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं। ये जो वेस्टिजियल ऑर्गन है इसके ऊपर हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, आप इसे अच्छे से एक बार रीड करिए और फिर समझिए, ठीक है। दिस इज द थर्ड प्रूफ। नाउ फोर्थ प्रूफ इज पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। फोर्थ इज द पैलेंटोलॉजिकल, पैलेंटोलॉजी मतलब जीवाश्म, जीवाश्म सुने हैं ना आप लोगों ने, हमें डायनासोर का अवशेष मिलता है, कभी कोई एनिमल का अवशेष मिलता है, कई 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 सालों पुराना रहता है, पेपर में बहुत बार आता है ये चीज़, है ना। तो ये जो एविडेंसेस होते हैं, बोन स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये, इनको भी हमको स्टडी करने के बाद ये पता चल सकता है कि हमारे क्या होंगे, एंसेस्टर सेम ही रहे होंगे। अ क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड दैट विच ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, हाउ कैन वी टेल दिस। नाउ दिस secret has been hidden in the earth. Large number of organisms get buried यानी मिट्टी के नीचे दब गए due to disasters like flood, earthquake, volcano, etc. Remnants and impressions of such organisms remain preserved underground, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कई सालों लाखों सालों पहले दब गए थे वो अभी भी क्या हुए हैं, उनकी जो इम्प्रेशंस है, उनकी जो कुछ ना कुछ उनके जो ये कह सकते हैं हम लोग कि वो हम जिससे हम उनकी पहचान कर सकें, ऐसी कोई चीज़ें उनकी अभी भी अंडरग्राउंड है। दीज आर कॉल्ड एज फॉसिल्स। फॉसिल्स सुना है नाम सभी ने, है ना, डायग्राम में भी दिख रहा है, ऊपर देखो डायनासोर, ऊपर एक बहुत बड़ी फिश का दिख रहा है, तो ये दीज आर द फॉसिल्स। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। देखो हमें पता है ना, हम लोगों को जलाते भी है या दफनाते भी है तो हमारे शरीर की जो हड्डियाँ होती है ये कभी भी क्या होती है, डीजनरेट नहीं होती है, ये हमेशा आपको वैसे ही मिलेंगी। तो ये जो बोन्स होते हैं इसमें भी डीएनए होते हैं, तो इसके बारे में भी हम बोन्स से भी स्टडी करके पता कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। ओके, सो दिस इज़ द फॉसिल, दीज आर द फॉसिल्स। तो ये जो फॉसिल्स होते हैं इसको भी हम लोग जब स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चल सकता है कि ये कितने साल पुराने हैं, और फिर हम उनका कनेक्शन आपस में देख सकते हैं कि कैसा दिखता होगा, फिर इसमें क्या क्या चेंजेस आए होंगे, और फिर इसके बाद का जो नया ऑर्गेनिज्म बना होगा न्यूज़ जनरेशन में वो किस तरीके का होगा। ओके, तो मैंने जो इसे बोला कि ये जो
ये होते हैं फॉसिल्स होते हैं, इनकी स्टडी करते हैं। तो कैसे करते हैं, सी इन द पेज, कार्बन कंजम्पशन ऑफ एनिमल and plants stop after death, and since then only the decaying process of C14 occurs continuously। हम लोगों ने आइसोटोप आइसोबार पढ़ा है ना, तो C14 और C12 ये जो दो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, ये अपनी बॉडी में क्या होता है, अपना बॉडी में कंटिन्यू, जब तक हम जिंदा रहते हैं ये कार्बन का जो है कंजम्पशन कंटिन्यूसली चालू होता है हमारे बॉडी में। लेकिन जब हमारी डेथ हो जाती है तो इनका कंजम्पशन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। इन केस ऑफ डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स and animals, instead of remaining constant, the ratio between C14 and C12 changes continuously as C12 is non-radioactive। जो C12 और C14 नाम के जो दो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, ये इनका जो रेशो होता है जब हम जिंदा रहते हैं तब ये एक कांस्टेंट होता है। लेकिन जैसे ही हमारी डेथ हो जाती है, ये जो C14 और C12 है, इनका जो रेशो होता है वो पूरा गड़बड़ हो जाता है। और ये जो रेशो होता है इसको कैलकुलेट अगर किया जाए, उसके लिए एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं कार्बन डेटिंग मेथड। इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है। ओके, तो ये कार्बन डेटिंग मेथड से जब हमको ये रेशो पता चलता है और उस रेशो के हिसाब से जो स्टडीज़ करके रखे हैं बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने, तो वो रेशो के हिसाब से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन से वाले रीजन का ये रहा होगा, कौन से वाले एरा का ये एनिमल रहा होगा। The time passed since the death of plant or animal can be calculated by measuring the radioactivity of C14 and the ratio of C14 and C12 present in their body। इनका रेशो, इसके अलावा C14 जो होता है वो, हमने क्या कहा ऊपर कि C12 जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव है, लेकिन C14 जो है वो रेडियो एक्टिव है। अब रेडियो एक्टिव है मतलब उसमें से रेज जो है वो इमिट होंगे, है ना। तो जब वो रेज इमिट हो रहे हैं तो उसकी वजह से वो C14 का जो लेवल है वो कम होते जाएगा, और इसी से उनका रेशो क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि वो डेड हो चुका है तो फिर से तो कार्बन जाएगा नहीं बॉडी के अंदर। इसलिए क्या हो रहा है, वो तो रेडियो एक्टिव है, अपनी बॉडी में से रेज बाहर निकल रहा है। इसकी वजह से C14 का जो रेडियो एक्टिविटी है उसको कैलकुलेट करते हैं, C14 और C12 का रेशो कैलकुलेट करते हैं, एंड उसके ऊपर से हमें ये पता चल सकता है कि वो प्लांट या एनिमल की डेथ कब हुई होगी, और इससे हमें पता चलता है कि वो कौन से एरा का रहा होगा। दिस इज़ कॉल्ड एज कार्बन डेटिंग मेथड। It is used in paleontologically and anthropologically for determine the age of human fossil and manuscript। यानी कि जैसे कि पैलेंटोलॉजिकली मतलब मैंने आपको बताया कि फॉसिल्स की स्टडी, और एंथ्रोपोलॉजी नहीं वंश शास्त्र, मतलब कौन कौन से वंश का है। मतलब आपको हमको पता है ना, हम लोग डीएनए मैच करते हैं, तो ये डीएनए मैच करते समय अगर किसी के फॉसिल्स मिलते हैं पुराने, कोई बॉडी नहीं मिलती है, सिर्फ फॉसिल्स सिर्फ मतलब कि सिर्फ बोन से मिलते हैं किसी के, तो हम उसके बारे में भी हम लोग डीएनए मिला के पता कर सकते हैं कि वो कौन से, किसका मतलब ये होगा, किसकी फैमिली से होता है ना। क्राइम सीरियल में हम लोग देखते हैं ना, डीएनए मैच करते हैं। तो ये जो स्टडी है ये एंथ्रोपोलॉजी और पैलेंटोलॉजिकली स्टडी जो है वो किस लिए यूज़ करते हैं, ह्यूमन फॉसिल्स को भी मैच करने के लिए, एज वेल एज मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि जो पुराने शिलालेख वगैरह मिलते हैं ना, शिवाजी महाराज के ज़माने के हैं या किसी और दूसरे राजा के ज़माने के हैं, मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं जिसे, तो ये भी पता कर सकते हैं। वंस द एज ऑफ फॉसिल हैज़ बीन डिटरमाइंड बाय सच टेक्निक, इट बिकम्स ईजी टू डिड्यूस द इंफॉर्मेशन अबाउट अदर अर्स्टवाइल ऑर्गेनिज्म। उनके बारे में जब हम इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं तो हमें उस समय के बाकी दूसरे एनिमल्स जो हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। इट सीम्स दैट वर्टिब्रास हैव बीन स्लोली ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स यानी क्या होता है, जिनको रीढ़ की हड्डी होती है, इनवर्टिब्रेट्स यानी जिनको रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो ये जो फॉसिल्स की स्टडी हम लोग करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स आए होंगे, और उसके बाद उनमें चेंजेस होते गए और फिर वो वर्टिब्रेट्स में कन्वर्ट हो गए। आप नीचे की जो डायग्राम दिया है 1.8 उसमें भी आप देख सकते हो, ये सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स दिखाए हैं सबसे नीचे, फिर उनके बाद रेप्टाइल्स दिखाए हैं, और फिर उसके बाद दिखाए हैं बर्ड्स और मैमल्स, है ना। मैमल्स यानी कि जिनको वर्टिब्रा होता है, अच्छे से डेवलप वाला वर्टिब्रा होता है। तो इस तरीके से ये चेंजेस होते जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रूफ इज़ कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक क्या होता है, कनेक्टिंग यानी कि जोड़ने वाला, लिंक यानी कोई तो भी ऐसी लिंक है बीच में जो 2-3 लोगों को एक साथ जोड़ती है, राइट। सो उसे कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। इससे ये
Some plants and animals show some morphological characters by which they can be related to टू डिफरेंट ग्रुप्स, हेंस दे आर कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक। यानी कि एक ऐसा एनिमल है कि जो पहले वाले ग्रुप से भी कुछ ना कुछ सिमिलरिटी दिखा रहा है और अगले वाले के भी जनरेशन से सिमिलरिटी दिखा रहा है। दैट मीन्स कि वो उन दोनों जनरेशन के बीच का क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। पहले वाली जनरेशन में कुछ चेंजेस हुए तो वो बना, और उसमें कुछ चेंजेस हुए तो अगली वाली जनरेशन बनी, है ना। दैट इज़ कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक्स। जैसे कि एग्जांपल दिया है, देखो पेरिपेटस, आपके पीछे डायग्राम में भी दिया है, डायग्राम नंबर 1.9। पेरिपेटस कैरेक्टर्स लाइक सेगमेंटेड बॉडी, thin cuticle and parapodia like organs are present. Similarly, these animals show tracheal respiration and open circulatory system similar to arthropods। यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इसमें कुछ सिमिलरिटीज़ ऐसी है कि जो आर्थ्रोपोड्स के जैसे भी दिखती है और कुछ नेक्स्ट जनरेशन जैसे भी, पैरापोडिया जैसे भी दिखती है। दिस इंडिकेट्स दैट पेरिपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। अब ये एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा क्या है, ये हम अगले 6 लेसन में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये दो ग्रुप्स होते हैं, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा, इन दोनों के बीच का ये कनेक्टिंग लिंक हो सकता है पेरिपेटस। इसी तरीके से कुछ और भी दिए हैं, डकबिल प्लेटिपेटस, प्लेटिपस, फिर लंग फिश, ये भी किसी ना किसी दो डिफरेंट ग्रुप के बीच में का क्या है, कनेक्टिंग लिंक है, जिससे हम दो अलग अलग ग्रुप के एनिमल्स को कनेक्ट कर सकते हैं इवोल्यूशन के स्टडीज़ के द्वारा, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक। नाउ द लास्ट एविडेंस इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियो यानी कि जो बेबी होता है, जो मदर के पेट में होता है, जब तक वो पूरा तरीके से डेवलप नहीं हो जाता है तो उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऐसे 3 अलग अलग ट्राइमेस्टर के चेंजेस होते होते एम्ब्रियोज़ दिखाई दे रहे हैं, जिसमें देखो कितने एम्ब्रियोज़ के स्ट्रक्चर लिया है, फिश का लिया है, सैलमेंडर का लिया है, टॉर्टोइस, चिकन, पिग, काऊ, रैबिट एंड मैन, सबसे लास्ट वाला है मैन का। अगर आप ये पूरी स्टडीज़ यहाँ पर जितने भी डायग्राम दिए हैं उसको अगर केयरफुली हम लोग देखते हैं या स्टडी की जाती है तो हमें पता चलता है कि ये जो एम्ब्रियोज़ होते हैं अलग अलग लोगों के हैं, है ना, अलग अलग स्पीसीज़ के हैं। कोई फ़िश का है, कोई टॉर्टोइस का है, कोई पिग यानी कि उसका है, काऊ का है, गाय का है, रैबिट का है। हम अगर ऐसे बाहर से उनको देखेंगे तो हमें बहुत डिफरेंट दिखते हैं, है ना। लेकिन इनके एम्ब्रियोज़ की जब अलग अलग स्टेज में ये कराई गई, स्टडी कराई गई, रिसर्च कराया गया, तो हमें पता चला कि एक्चुअली इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि क्या है, हमारे इन सारे लोगों के एंसेस्टर्स एक ही जैसे रहे होंगे, एक ही रहे होंगे, है ना। जबकि हमको अभी अगर आज हम अगर देखते हैं कोई इंसान है, कोई पिग है, कोई काऊ है, कोई रैबिट है, कोई टॉर्टोइस है, कुछ तो भी सिमिलरिटीज़ लगती है कि बाहर से कुछ भी नहीं लगती है, राइट। लेकिन जब इनकी स्टडीज़ हम लोग डिटेल में देखते हैं तो पता चलता है कि इनके एंसेस्टर कैसे रहे होंगे, एक ही रहे होंगे बिकॉज ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़। सो दीज आर द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशंस, ठीक है। तो ये जो 6 हम लोगों ने अभी एविडेंसेस देखे हैं, इसमें से पर्टिकुलर कनेक्टिंग लिंक पे कोई छोटा सा क्वेश्चन आता है 1 मार्क का, या फिर वेस्टिजियल ऑर्गन पे आता है, और कार्बन डेटिंग मेथड, तो ये आप थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे।